नमस्कार, आदाब, रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। 12 दिन के जंग के बाद आज एक तरफा सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित कर दी है। कल शाम को या इंडिया के टाइम के हिसाब से देखें तो रात को जो अमेरिकन बेस है अलोबैद बेस जो है कतर में, उस पे ईरान ने हमला किया मिसाइल से। कुछ मिसाइल जो हैं उसने वहाँ जाके स्ट्राइक किया, कुछ मिसाइल जो हैं उनको रोक दी गई। हमला मोस्टली सिंबॉलिक था, जैसा हम कई दिनों से ये बात करते आ रहे थे कि एक सिंबॉलिक हमला जो है वो ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं होगा। जिस तरह से ईरान को पहले ही फ़ोन करके अमेरिका ने ये कहा था कि हम फ़र्दों पे हमला करने वाले हैं, उसी तरह ईरान ने भी अमेरिका को यानी कतर के थ्रू कहा कि हम इस पे हमला करेंगे। तो दोनों केसेस में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। जैसे नटांज, इस्फहान और फर्दो में जब हमला किया था अमेरिका ने, तो वहाँ पे मटेरियल डिस्ट्रक्शन हुआ, बट उसका कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ था ईरान का। उसी तरह जब कल अलोबैद पे हमला किया गया तो वो सिंबॉलिक हमला था, उसमें किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। उसके बाद अमेरिका ने अपनी तरफ से यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया। उनकी ट्वीट ये कहती है कि ऑलमोस्ट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड समझना, कि ऑलमोस्ट इसराइल और ईरान जो है हमारे साथ एक साथ आए और बोले कि वो सीज फायर चाहते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट यूज करने का मतलब ही है कि इसराइल ने सीज फायर जो है उसकी गुहार लगाई है। इनफैक्ट वो कल परसों से गुहार लगा रहा था। कई वेस्टर्न चैनल्स ने ये खबर की थी, उसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने और वॉशिंगटन पोस्ट ने कल ये खबर की थी कि इसराइल जो है, नेतन्याहू का इनफैक्ट बयान छापा था कि हम वॉर ऑफ अट्रीजन में नहीं जाना चाहते ईरान के साथ, क्योंकि वॉर ऑफ अट्रीजन में उसका नुकसान होगा, और वो सीज़ फायर चाहता था। सीज़ फायर के लिए वो बहुत इनफैक्ट पिछले 48 घंटे से मान मनोवल करने की कोशिश कर रहा था। तो अब सीज़ फायर हो गई है, ईरान ने भी सीज़ फायर को एक्सेप्ट कर लिया है। ईरान एक डेडलाइन जैसी एक चीज़ जो है अमेरिका ने दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में एक अजीब सी एक पोस्ट जैसे उनकी होती है, उसमें दो सेपरेट डेडलाइन उन्होंने दिए। उस डेडलाइन के दरमियान यानी अगर उसमें सेकंड डेडलाइन को माने, यानी इजरायली टाइम से 7 बजे दिन में, तो 7 बजे सुबह में तक में ईरान ने जितने भी मिसाइल फायर करने थे उसने फायर कर दिए। वो मिसाइल जो हैं वो बिरसिबा और बाकी जगहों पे जाके लगे। उससे पहले ऐलान के जस्ट बाद इसराइल ने हमला किया था तेहरान के ऊपर में, बमबारी की थी रह पे, तेहरान पे, इस्फहान पे। तो लेकिन अब जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 12:30 बजे के आसपास, तो अभी तक जो है अब मिसाइल्स जो हैं वो नहीं बरस रही हैं एक दूसरे पे। लेकिन ये सीज फायर कब तक चलेगा, कब तक टिकेगा, इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। तो अव्वल तो ये कि क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसमें वेस्टर्न पावर के, स्पेशली इसराइल के और अमेरिका के, और क्या वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे हुए या नहीं। हम इस पे और आइंदा दिनों में और डिटेल आपके पास लेके आएंगे। लेकिन इनिशियल जो क्लेम्स और यानी लड़ाई शुरू होते वक्त जो क्लेम इसराइल ने किया था और अमेरिका ने किया था, और अभी की जो स्थिति है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दो न्यूज़पेपर्स, एक वायर सर्विस यानी रॉयटर्स, और दूसरा द इकोनॉमिस्ट, उनकी जो है वो कुछ कतरनें चल रही हैं। आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इनिशियल गोल क्या था और अभी उसमें क्या अचीवमेंट हुई है। हम अभी इस पे डिटेल में बात करेंगे। एक जो बड़ी न्यूज़ कल चलाई है वो वॉशिंगटन पोस्ट ने चलाई है, वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसका कहना ये था कि जब इनिशियल हमला इसराइल ने ईरान पे किया था, उसी वक्त उसने करीब 20 कई जनरल्स को उसने कॉल किए फारसी में, मोसाद के एजेंट्स ने, और उनको धमकी दी कि तुम अगर 24 घंटे के अंदर में डिफेक्ट नहीं कर जाते, यानी भाग नहीं जाते, मैदान छोड़ नहीं देते, और एक वीडियो बना के उसको प्रूव नहीं करते कि डिफेक्शन को, तो तुम और तुम्हारी फैमिली को जो है वो हम मार देंगे, तुम्हारी बीवी बच्चों को मार देंगे। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको इस तरह से प्रिंट किया जैसे कि बहुत कूल चीज़ हो, लेकिन ये क्लियर एडमिशन ऑफ टेररिज्म है जब आप किसी जनरल को क्या कहते हैं कि तुम्हारे बीवी बच्चे को मारा जाएगा। हालांकि वो सारी कंसिडरेशंस कब की ख़त्म हो गई हैं, लेकिन मैं यहाँ पे
दर्शकों को इंटरनेशनल लॉ जो है वो याद दिला दी। तो आइडिया ये लगता है। उसके बाद कई बयान जो है उन्होंने इकोनॉमिस्ट में दिए, जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, और रॉयटर्स में दिए, जिससे ऐसा लगता है कि रिजीम चेंज जो है वो मेन टारगेट, यहाँ पे दो तीन टारगेट रखे थे इसराइल ने। पहला ये कि न्यूक्लियर प्रोग्राम का डिस्ट्रक्शन, दूसरा ये कि रिजीम चेंज, तीसरा कि सिविल वॉर। यानी अगर आप कहते हैं कमांडर्स को डिफेक्ट करने के लिए, तो आइडिया आपका ये होता है कि फिर वो कमांडर जो है वो सिविल वॉर की तरफ अग्रसर होंगे, यानी आपके तरफ से करेंगे। इसमें से कोई भी चीज़ अचीव होती हुई नहीं दिख रही है। जो अपने गोल्स थे, उसको बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले अगर ये था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो वो नहीं हुआ। अब अमेरिकन इंटेलिजेंस, अमेरिका, इनफैक्ट आप अपने स्क्रीन पे नेड प्राइस का की ट्वीट देख सकते हैं। नेड प्राइस CIA के हेड थे, मतलब ईरान डेस्क के हेड हुआ करते थे, बाद में एडवाइज़र थे पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में। उनका ये कहना है कि 400 किलो हाईली इंडस्ट्री यूरेनियम जो है वो कहाँ चला गया उसका पता नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हम फर्दों को डिस्ट्रॉय कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। कल इनफैक्ट जो दिन भर बयान आते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उसमें भी उन्होंने उसको लाइटली प्ले किया। पहले ऑब्लिट्रेशन, डिस्ट्रक्शन, इस तरह की वर्ड यूज़ की है, उसके बाद टेक आउट, और यानी उसके जो शब्दावली है उसको नीचे करते गए हैं। दूसरा ये कि अगर दूसरा गोल ये था कि रिजीम चेंज हो जाए, तो उसका कोई दूर दूर तक उसकी कोई जो है यहाँ सूरत नज़र नहीं आई है। जैसा मैंने कहा, वॉशिंगटन पोस्ट की जो स्टोरी ये कहती है कि कमांडर्स को कहा गया था डिफेक्ट होने के लिए। इसका मतलब है कि वो रजीम चेंज और गदर की एक कोशिश जो है वहाँ उन्होंने की। उसके अलावा जो और प्रूफ है वो ये है कि अगर आप कल के अटैक को देखें, तो ईरान का जो एविन प्रिजन है, जिसमें कि बहुत सारे ओपोनेंट्स रहते हैं, रजीम के ओपोनेंट्स, यानी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी और मिलिट्री ओपोनेंट्स भी, जिसमें कैद हैं, उसको तोड़ के उनको बाहर निकालने की कोशिश की गई। ये टैक्टिक जो है वो हमने कई बार इराक और सीरिया में देखा था। इस्लामिक स्टेट और अलकायदा ये टैक्टिक करती थी कि जेलों में उनके लोग जो बंद होते थे उनको छुड़ाने की वो कोशिश करते थे। कल ऐसी ही कोशिश एक ईरान के अंदर हुई, जहां एविन प्रिजन के दरवाजे को तोड़ दिया गया और उनके इन्फर्मरी, यानी जो हॉस्पिटल होता है, उस पर भी हमला किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पे हमला किया गया। आइडिया ये था कि इसमें से कैदी बाहर निकल के आ जाएं और फिर वो यानी वो शामिल हो जाएं आर्म रेबेलियन में। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। यानी ये टारगेट आखिरी आखिरी तक था कि रेजीम चेंज हम करने की कोशिश करेंगे। वो अव्वल तो नज़र नहीं आया। दूसरा ये कि जिसको मैं बार बार कई दिनों से कह रहा हूँ, वर्ड रैली टू द फ्लैग। इनफैक्ट वो गैर हिजाबी औरतें, वो जो रेजीम के अगेंस्ट में, इस निज़ाम के अगेंस्ट में काम करते थे, ऐसे लोग भी आके और उन्होंने अब इस स्थिति में जो निज़ाम है उसका साथ दिया और रैली टू द फ्लैग किया। इनफैक्ट फ्राइडे की जो अभी नमाज हुई, उसमें कई ही ऐसे लोग निकल के आए जिन्होंने कहा था कि मैं 35 साल का हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी। मैं 32 साल का हूँ, मैं कभी ज़िंदगी में मस्जिद नहीं गया, और आज मैं ये यहाँ पे इन सॉलिडेरिटी आया हूँ। जाहिर है जो 32 साल से मस्जिद नहीं गया उसे तो नमाज़ पढ़ना भी नहीं आता होगा, तो वो नमाज़ पढ़ने तो नहीं आया फ्राइडे प्रेयर को, लेकिन वो इन सॉलिडेरिटी आया है। तो एक रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिला। तीसरा ये कि अगर जो अगेन तीसरा गोल ये था कि ईरान के स्ट्राइक कैपेबिलिटी को हम जो है डिग्रेड कर देंगे, तो वो होता नज़र नहीं आया। दिन में, रात में, जिस समय जब मर्जी ईरान की हुई, उस समय उसने मिसाइल मारे हैं, हर किस्म के मिसाइल और ड्रोन मारे हैं, जहां मन किया वहां मारा है। एयर बेसेस पे, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पे, मोसाद के हेडक्वार्टर पे, यानी उनके जो लैब्स हैं, उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। जब इनफैक्ट सीज फायर के कुछ घंटे पहले, इनफैक्ट सीज फायर के कुछ मिनट्स पहले तक दिन में और बड़े ओपनली जो है वो मिसाइल अटैक्स जो करता रहा है। तो अगर ये था कि हमने इसराइल का ये मानना था कि उसने डिग्रेड कर दिया है ईरान के मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को, तो वो उसकी कोई भी सूरत देखने को नज़र नहीं आई। इनफैक्ट अगर इसको सम अप किया जाए तो बहुत इजीली देखा गया कि इसराइल ने एक लड़ाई शुरू की जिसको अकेले ख़त्म करने की उसकी ताकत नहीं थी। उसको बुरी तरह मारा गया, उसके इलाके बुरी तरह पहली बार तबाह किए गए, जो उसकी हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ था। और उसके बाद वो दौड़ता हुआ अमेरिका के पास गया सीज फायर करवाने के लिए। यानी उसकी ये जो स्ट्रेटेजिक एक धौंस थी वो यहाँ पे आज ख़त्म कर दी गई है।
अब ये देखना है कि इसके बाद ये सीज फायर कैसे चलता है। क्या अ, जैसा मैंने कहा 400 किलो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम गायब है। ईरान अब अगर पॉलिटिकल डिसीजन लेगा तो वो बम बना सकता है, किसी को पता नहीं कि वो यूरेनियम कहाँ रखा गया है। तो अब जो डिप्लोमेसी है वो किस तरह क्या सूरत लेगी, क्या डील होगी, नहीं डील होगी, वापस से लड़ाई शुरू होगी, ये सब आइंदा दिनों में हमें क्लियर होगा। ईरानियन अगर जो वॉर से पहले ईरान का ऑब्जेक्टिव था कि नेशनल एनरिचमेंट उसका अधिकार है, अगर तो वो किसी डील में नज़र आता है तो फिर ये क्लियर क्लियर विक्ट्री ईरान की मानी जाएगी कि आपने स्ट्रेटेजिक जो एक डोमिनेंस था इसराइल का उसको तोड़ा। जब चाहा जहाँ चाहा दिन में जिस वक्त चाहा जिस कैलिबर का मिसाइल चाहा उसको मारा। वो दो मिसाइल्स वेर हिटिंग देयर टारगेट। ज़बरदस्त लेवल की सेंसरशिप इसराइल को करनी पड़ी, फिर भी वीडियोस निकल के आए और लोगों ने देखा कि कैसे आयरन डोम, थार्ड, एरो 3, डेविड स्लिंग, ये सारे जो हैं वो फेल हुए। लेकिन अगर इसके बाद एक डील ऐसी होती है जिसमें ईरान अपने डोमेस्टिक इनरिचमेंट को फोरगो करता है तो इसका मतलब उसकी भी स्ट्रेटेजिक हार हो जाएगी। लेकिन अगर ये डील होती है जिसमें इनरिचमेंट जो है वो अलाउ किया जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री यहाँ पे हो जाती है। तो किसकी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री हुई? इसराइल के जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हुए, उसका स्ट्रेटेजिक डिफीट जरूर हुआ है, लेकिन क्या दोनों का डिफीट हुआ है ये तब पता चलेगा अगर किस किस्म की डिप्लोमेटिक डील जो है वो ईरान साइन करता है। अगर डिप्लोमेटिक डील में इनरिचमेंट जो है उसका अधिकार सुरक्षित है तो इसका मतलब है कि सारे फ्रंट पे यानी स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे, ऑपरेशनल फ्रंट पे, टैक्टिकल फ्रंट पे और प्रोपेगेंडा फ्रंट पे ईरान की विक्ट्री जो है मानी जाएगी। अगर वहाँ पे डील में इनरिचमेंट नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि टैक्टिकल, ऑपरेशनल और प्रोपेगेंडा फ्रंट पे तो ईरान की जीत हुई है, लेकिन स्ट्रेटेजिक डिफीट जो है वो उसकी हो गई है अगर इनरिचमेंट का अधिकार उसके डील में नहीं है तो। तो ये चीज़ें आगे निकल के आएंगी। जो अभी फ़िलहाल स्थिति है उसके हिसाब से ये सीज़ फायर हो गया है, लेकिन सीज़ फायर अभी डामाडोल है। ये सीज़ फायर कभी भी टूट सकता है। इसके डामाडोल जो है ये ज़्यादा है, इसके टूटने के चांसेस अभी फ़िलहाल ज़्यादा हैं। और भी कोई चीज़ इसमें बड़ी उभर के आएगी तो हम आपके पास लेके आएंगे। दोबारा रैप अप करने के लिए, वॉर के पहले इनिशियल गोल ईरान का था रेजीम चेंज, डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम और डिस्ट्रक्शन ऑफ द मिसाइल कैपेबिलिटी। उसमें से कोई भी चीज़ें अचीव नहीं हुई है। एक और गोल है वो है एनरिचमेंट प्रोग्राम को जीरो एनरिचमेंट। वो जीरो एनरिचमेंट होता है या नहीं होता है वो आगे डील में पता चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।